हेलो बच्चों, कैसे आप सब। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शाखा खाते और शाखा खाते के अंतर्गत हम आज देखने वाले हैं देनदार विधि से आश्रित शाखा की दशा में मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में लेखे किस प्रकार से बनाए जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब शाखाएं आश्रित होती हैं तो वह लेखे स्वयं नहीं बनाती हैं, ठीक है। उनकी ओर से मुख्य कार्यालय के द्वारा लेखे पुस्तकें बनाई जाती है। शाखा के द्वारा अर्थात आश्रित शाखा के द्वारा सिर्फ सूचनाएं मुख्य कार्यालय को भेज दी जाती हैं और साथ ही नगद राशि भेज दी जाती है जितनी राशि का विक्रय हुआ है। तो इसके बाद मुख्य कार्यालय शाखा संबंधी समस्त लेन देनों का लेखा करता है। तो यह लेखा किस प्रकार से किया जाता है? जब हम देनदार विधि का उपयोग करते हैं तो इस विधि में जो एक ही खाता बनाया जाता है वह है शाखा खाता। और शाखा खाता यहाँ पर व्यक्तिगत खाते की तरह बनाया जाता है जिसमें जो राशि या जो माल मुख्य कार्यालय ने शाखा को भेजा है तो शाखा पाने वाला है और पाने वाले के डेबिट में लिखा जाता है। और जो शाखा ने माल बेचा है, यदि वो नगद बेचा है तो नगद राशि मुख्य कार्यालय को भेज देगी, ठीक है। तो यहाँ पर शाखा देने वाली हो जाएगी तो इसका लेखा शाखा खाते के क्रेडिट पक्ष में कर दिया जाएगा। और इसी आधार पर देनदार विधि से शाखा खाता बनाते हैं। और बेहतर समझने के लिए हम एक सवाल हल करेंगे और देखेंगे कि शाखा खाता किस प्रकार से बनाया जाता है। तो सवाल इस प्रकार से है कि स्वदेशी लिमिटेड कंपनी का मुख्य कार्यालय कानपुर में है और इसकी एक शाखा इटावा में है। तो मुख्य कार्यालय कानपुर है और शाखा इटावा में है। यह शाखा नगद तथा उधार दोनों प्रकार की बिक्री करती है। शाखा को ये छूट दी गई है कि आप उधार माल भी बेच सकते हैं और नगद तो बेच ही सकते हैं। निम्नांकित सूचनाओं के आधार पर जो वर्ष 2020-21 में मुख्य कार्यालय और शाखा से संबंधित हैं, मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में आपको शाखा खाता खोलना है। तो सूचनाएं किस प्रकार से हैं? नीचे सूचनाएं दी गई हैं। इन सूचनाओं को अगर हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? प्रारंभिक रहतिया दिया गया है, प्रारंभिक देनदार दिए गए हैं और खुदरा रोकड़ बही का प्रारंभिक रहतिया दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि देनदार विधि में सबसे पहले प्रारंभिक शेषों को लिखा जाता है शाखा खाते के डेबिट में। तो डेबिट में क्या क्या लिखा जाएगा? प्रारंभिक रहतिया, प्रारंभिक देनदार और खुदरा रोकड़ बही का प्रारंभिक शेष, इसको शाखा खाते के डेबिट में लिख दिया जाएगा। शाखा ने मुख्य कार्यालय से माल प्राप्त किया है अर्थात शाखा खाते में इसे डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा, ठीक है। और व्ययों के लिए शाखा को रिकॉर्ड भेजी है, इसका लेखा भी डेबिट पक्ष में किया जाएगा। नगद बिक्री और देनदारों से रोकड़ प्राप्त की, ये नगदी व्यवहारों का लेखा है और ये नगद राशि शाखा ने मुख्य कार्यालय को भेजी है तो यहाँ पर शाखा देने वाला है तो देने वाले के खाते में क्रेडिट पक्ष में लिख दिया जाएगा, ठीक है, बाय कैश अकाउंट। शाखा द्वारा माल लौटाया गया है। जब माल भेजा गया था, ऊपर देखिएगा, शाखा ने मुख्य कार्यालय से माल प्राप्त किया था अर्थात मुख्य कार्यालय ने शाखा को माल भेजा था तो इसका लेखा कहाँ किया गया था? डेबिट में किया गया था। तो अब शाखा द्वारा माल लौटाया गया तो इसका लेखा क्रेडिट पक्ष में कर दिया जाएगा। अंतिम रहतिया, जिस प्रकार से प्रारंभिक रहतिया का डेबिट शेष लिखा था हमने, इसी प्रकार जो अंतिम शेष होंगे उन्हें हम शाखा खाते के क्रेडिट में लिख देंगे। तो अंतिम रहतिया को क्या लिख देंगे? हम क्रेडिट साइड लिख देंगे। मुख्य कार्यालय से 31 मार्च 2020 को माल मार्ग में, मुख्य कार्यालय ने माल भेज दिया था लेकिन शाखा को माल प्राप्त नहीं हुआ है तो शाखा ने इसलिए की सूचना नहीं दी होगी, लेकिन चूंकि माल भेजा गया है, ठीक है, और मार्ग अभी मार्ग में है और जब माल जो है मार्ग में है अर्थात यह उनके अंतिम रहतिया में शामिल हो जाएगा। अर्थात अंतिम रहतिया के बाद हम क्या लिख देंगे? मार्गस्थ माल को लिख देंगे शाखा खाते के क्रेडिट पक्ष में। ग्राहकों ने माल लौटाया है, ठीक है, तो इसका लेखा आप सभी जानते हैं कि देनदार विधि में शाखा खाते में नहीं किया जाएगा। ये जानकारियां अतिरिक्त दी गई हैं, इनके आधार पर हम शाखा देनदार खाता बना सकते हैं अगर जरूरत हुई तो, और जरूरत नहीं हुई तो ग्राहकों ने जो माल लौटाया है इसका लेखा ब्रांच अकाउंट में तो नहीं किया जाएगा। अर्थात जो देनदार हैं, देनदारों की सिर्फ नगद प्राप्ति को हम कहां भेज देते हैं? मुख्य कार्यालय को भेज देते हैं। बाकी देनदारों से संबंधित किसी भी प्रकार का लेखा किस खाते में नहीं किया जाता है?
ब्रांच अकाउंट में नहीं किया जाता है। अर्थात यहाँ पर ग्राहकों ने माल लौटाया, ग्राहकों को कटौती दी, अप्राप्त ऋण और उधार बिक्री, ये चारों मदें देनदारों से संबंधित हैं, तो ये सभी देनदार खाते में आएंगी। ब्रांच खाते में इनका लेखा नहीं किया जाएगा। ब्रांच खाते में सिर्फ देनदारों से प्राप्त रोकड़ का लेखा ही किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बच्चों अब हम बनाना शुरू करते हैं ब्रांच अकाउंट। तो सबसे पहले किसकी पुस्तकों में बना रहे हैं? हेड ऑफिस की पुस्तकों में, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। क्या बना रहे हैं? इटावा ब्रांच अकाउंट। कब बना रहे हैं? फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2021 को। तो प्रारूप बना लेते हैं। इस प्रकार से प्रारूप बन जाता है। डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष। डेबिट में सबसे पहले लिखा जाएगा ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी। किस किस का ओपनिंग बैलेंस था? 3 मदें थी। प्रारंभिक रहतिया था, प्रारंभिक देनदार थे और खुदरा रोकड़ का प्रारंभिक रहतिया था। ये तीनों मदों को हम इटावा ब्रांच अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे। स्टॉक 10,000 का, डेटर्स 5,000 के और पेटी कैश 30 रुपए की। इसके बाद जो माल शाखा को प्राप्त हुआ है मुख्य कार्यालय से, तो मुख्य कार्यालय ने शाखा को माल भेजा है, ठीक है, तो इसका लेखा ब्रांच अकाउंट के किस पक्ष में कर दिया जाएगा? डेबिट में कर दिया जाएगा। लिख दिया जाएगा टू गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट। और कितना? 35,000 रुपए। और साथ ही कुछ राशि नगद भेजी है, इसका लेखा भी व्ययों के लिए शाखा को रोकड़ भेजी, इसका लेखा भी ब्रांच अकाउंट के डेबिट में कर दिया जाएगा। तो कर देते हैं टू कैश अकाउंट। एक्सपेंसेस के लिए राशि भेजी गई है, ठीक है, कितनी की? 2,000 की। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है नगद बिक्री हुई है। तो जितनी भी नगद बिक्री होगी, आप जानते हैं आश्रित शाखा की दशा में जितनी भी रोकड़ शाखा को प्राप्त होती है वो मुख्य कार्यालय को भेज दी जाती है। और देनदारों से भी रोकड़ प्राप्त होगी, उसको ही मुख्य कार्यालय को भेज दी जाएगी। तो मुख्य कार्यालय को राशि प्राप्त हो जाएगी और देने वाला कौन होगा? शाखा होगी। तो शाखा खाते के इसको क्रेडिट पक्ष में लिख दिया जाएगा बाय कैश अकाउंट। तो लिख देते हैं बाय कैश अकाउंट। कैश सेल्स हुआ है कितने का? 20,000 का। और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स हुआ है हमारा 10,000 का। दोनों का हमने लेखा कर दिया। कहां कर दिया? ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में, ठीक है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है शाखा द्वारा माल लौटाया गया 500 रुपए का। तो जो शाखा द्वारा माल लौटाया गया है, जब शाखा को भेजा गया था तो डेबिट में लिखा था, अब माल लौटाया है तो क्रेडिट में लिख देंगे बाय गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट 500 रुपए। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है? अंतिम रहतिया। अब अंतिम शेष लिखने शुरू कर दिए, ठीक है। अंतिम शेषों को कहां लिखेंगे हम? क्रेडिट में। हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 6,000 का। इसके बाद और भी क्लोजिंग शेष बचा होगा किस किसका? जैसे डेटर्स था, यहां पर पेटी कैश था, तो पेटी कैश का क्या शेष दिया है देख लेते हैं प्रश्न में हम। पेटी कैश का प्रारंभिक शेष तो 30 था, लेकिन अंतिम शेष नहीं दिया गया है बच्चों। तो क्या कोई शेष होगा या नहीं होगा? तो इस पेटी कैश के बारे में ये भी नहीं लिखा है कि हमने इसमें से कोई राशि खर्च की है, ठीक है। अगर खर्च की होती तो लिखी होती, ठीक है। जब हमने कोई राशि खर्च नहीं की है तो हमारा पेटी कैश का क्लोजिंग स्टॉक भी कितना बचा होगा? आज भी 30 रुपए ही बचा होगा, ठीक है। देखिए 30 था और ये 2,000 रुपए नगद भेजे थे, तो 2,000 रुपए का ये नहीं लिखा कि खर्चे कर दिए, लेकिन खर्चों के लिए भेजे हैं तो वो खर्च हो गए होंगे। लेकिन पेटी कैश होती है फुटकर व्यय के लिए, और फुटकर व्यय कोई प्रश्न में नहीं दिया गया है कि किसी प्रकार का कोई प्रश्न कोई व्यय शाखा ने किया है। तो जब कोई व्यय नहीं किया है तो ये 30 रुपए का ज्यों का त्यों शेष बचा होगा। तो लिख देते हैं पेटी कैश 30 रुपए। अब डेटर्स की बात करते हैं। तो डेटर्स का शेष होगा कि नहीं होगा? जैसा कि प्रश्न है कि हमारे प्रारंभिक देनदार थे 5,000 का और उधार बिक्री की है 30,000 की, ठीक है। और नगद कितने प्राप्त की है? मात्र 10,000। मतलब कुछ ना कुछ राशि देनदारों के खाते की शेष की बची हुई है। तो अब हम क्या बना लेंगे? बना लेंगे क्या? डेटर्स अकाउंट। तो बना लेते हैं बच्चों डेटर्स अकाउंट। तो डेटर्स अकाउंट हम बनाएंगे। सबसे पहले डेटर्स अकाउंट का हम ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे। कितना है? 5,000 है, ठीक है। इसके बाद जो उधार बिक्री हुई है उसको डेबिट में लिख देंगे, ठीक है। और जो हमको कैश प्राप्त हुई है
उसको हम क्रेडिट में लिख देंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। तो देखिएगा, देनदारों से रोकड़ प्राप्त की 10,000 की, तो इसका लेखा कहाँ होगा? क्रेडिट पक्ष में होगा। राशि जो प्राप्त हो रही बाय कैश अकाउंट 10,000। ठीक है। इसके अलावा प्रश्न में क्या लिखा गया है देख लेते हैं हम। ग्राहकों ने माल लौटाया 3,000 का, तो इसका लेखा भी क्रेडिट पक्ष में हो जाएगा बाय रिटर्न इनवर्ड 3,000। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? जो डिस्काउंट है, कटौती है और बैड डेट्स है, इनका लेखा भी क्रेडिट पक्ष में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा क्रेडिट पक्ष में? क्योंकि इसके कारण देनदारों में कमी आ रही है। जब देनदार ने कैश दे दिया तो देनदारों में कमी हो गई, तो क्रेडिट में लिख दिया। देनदारों ने माल लौटा दिया तो देनदार कम हो गए, ठीक है, 3,000 से, तो क्रेडिट में लिख दिया। देनदारों को हमने डिस्काउंट दे दिया तो उतनी राशि हमको कम प्राप्त होगी, तो इसको भी हम कहाँ लिख देंगे? क्रेडिट पक्ष में लिख देंगे बाय डिस्काउंट अकाउंट कितने का? 500 रुपए का। और डूबत ऋण हो गए तो बाय बैड अकाउंट 1,500 रुपए। इसके अलावा जो क्रेडिट सेल दिया था उसका लेखा कहाँ करेंगे? हम डेबिट साइड करेंगे, क्योंकि जब हमने उधार माल बेचा है तो देनदार बढ़ गए हैं, तो लिख देते हैं टू क्रेडिट सेल्स कितने के? 30,000 के। इसके बाद दोनों पक्षों का हम योग कर लेते हैं, और हमने योग किया तो डेबिट पक्ष का योग अधिक आ गया, वह आया है 35,000। तो हमको क्रेडिट पक्ष का भी योग 35,000 करना होगा। तो अंतर की राशि को हम लिख देंगे बाय बैलेंस CD, और हम यहाँ पर क्रेडिट पक्ष का योग कर लेंगे और 35,000 में से घटा देंगे, और शेष आ रहा है 20,000। तो 20,000 को हम क्रेडिट में लिख देंगे। यही हमारा क्लोजिंग डेटर्स होगा, जिसका लेखा हम कहाँ कर लेंगे? हमारे इटावा ब्रांच अकाउंट के। ये जो हमने क्लोजिंग बैलेंस लिख रहे हैं, किस किस के? स्टॉक का लिख लिया, पेटी केन्स का। अब बचा है क्लोजिंग डेटर्स का, कितना आ गया? 20,000 रुपए। लिखने के बाद आगे हम सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल में लिखा हुआ था कि जो मुख्य कार्यालय से जो माल भेजा गया था वह माल मार्ग में था 1,000 का, तो ये भी क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा। इसको भी हम ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे बाय गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट, कितना? 1,000 रुपए। बाकी ये स्टॉक में शामिल हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी स्टॉक में शामिल नहीं हुआ है। जब ये प्राप्त होगा तब स्टॉक में शामिल हो जाएगा। तो स्टॉक की तरह ही हमने अंतिम स्टॉक की तरह ही गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट को हम क्रेडिट पक्ष में लिख देते हैं। इसके बाद हम दोनों पक्षों का योग करेंगे, और योग क्रेडिट पक्ष का अधिक है तो इतना ही योग हम डेबिट का कर लेंगे, और डेबिट का योग कम है तो डेबिट का योग करके हम क्रेडिट के योग में से घटा देंगे। जो अंतर की राशि होगी वह हमारा प्रॉफिट होगा, और उसे लिखा जाएगा टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितना है? 5,500। इस प्रकार से बच्चों हमने इटावा ब्रांच अकाउंट बना लिया है। तो क्या देखा आपने कि जब देनदार विधि से ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है तब जितने भी प्रारंभिक शेष होते हैं उनको डेबिट में लिखा जाता है। प्रारंभिक शेष लेकिन संपत्तियों की। यदि किसी दायित्व का प्रारंभिक शेष होता तो उसे हम क्रेडिट में लिख देते। इसके बाद जो माल मुख्य कार्यालय ने शाखा को भेजा है, जो रोकड़ मुख्य कार्यालय ने शाखा को भेजी है, उसका लेखा डेबिट में कर दिया जाता है, ठीक है। और जो बिक्री हुई है, कौन सी? नगद बिक्री, और जो देनदारों से नगद प्राप्त हुआ है उसका लेखा ब्रांच अकाउंट में कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद यदि शाखा ने कोई माल मुख्य कार्यालय को भेजा है, लौटाया है सॉरी, तो उसका क्रेडिट पक्ष में लेखा किया जाएगा। और इसके बाद जो अंतिम शेष बचेंगे किसके? संपत्तियों के, उनको हम क्रेडिट में लिखेंगे। जैसे यहां पर लिखे हैं बाय बैलेंस BD, स्टॉक, पेटी केस और डेटर्स हमने निकाल के इनको कहां लिखा है? क्रेडिट में लिखा है। ऐसे ही अगर प्रश्न में किसी लायबिलिटीज का क्लोजिंग शेष होता तो उसे हम कहां लिखते? डेबिट साइड लिखते, बाय बैलेंस BD, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह जो भी होते उनको हम यहां पर लिख देते। इसके बाद यदि मार्गस्थ माल है तो उसका लेखा क्रेडिट में कर दिया जाएगा। दोनों पक्षों का योग करके अंतर की राशि निकाल ली जाती है। अगर क्रेडिट का योग अधिक होता है तो लाभ होगा, और डेबिट का योग अधिक होता है तो हानि होगी। इस प्रकार से इटावा ब्रांच अकाउंट हमने बना लिया है।